come in, sir? Yes, welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Right. Thank you, sir. सबसे पहले बिना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट बताए बिना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। जी सर। सर मैं राजस्थान के बांसवाड़ा Yes, yes. सॉरी सर। सर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th 2015 में विद्यानिकेतन स्कूल से पूरी की। 2017 में मैंने अपनी 12th पूरी की पायोनियर स्कूल से। सर इस तरीके से मेरी पूरी स्कूली शिक्षा मेरे गृह जिले से कंप्लीट हुई। सर 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से कंप्लीट की। सर एकेडमिक्स के अलावा मुझे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने में रुचि है, साथ ही मुझे नए लोगों से बात करना और नए पर्सपेक्टिव के बारे में जानने में रुचि है। वेरी गुड। और आप जो है स्कूल लेवल पर खो खो टीम की कैप्टन भी रही है। जी सर। और कल्चरल सेक्रेटरी रही है जी की सर। है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जी हिंदू सर। कॉलेज के अंदर। सर डूसू वहाँ का स्टूडेंट यूनियन का एक इलेक्शन का ग्रुप। अच्छा, कल्चरल सेक्रेटरी के तौर पे आपने क्या क्या काम किए फिर? सर मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी एज अ कल्चरल सेक्रेटरी। तो मेरा मुख्य रूप से वहाँ काम था कि जो फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते थे वहाँ मैनेजमेंट को देखना, साथ ही वहाँ के एग्जीक्यूशन पार्ट को देखना। आपके टाइम में क्या क्या हुआ था फिर? सर मेरे टाइम पे कल्चरल फेस्ट हुआ था, जो एनुअल फेस्ट होता है, मदारी उसका नाम था। और सर उस स्थिति में मुझे ये देखना था कि स्पॉन्सर्स वगैरह जो भी टीम स्पॉन्सर की थी वो सही से स्पॉन्सरशिप ला रहे हैं, साथ ही कोई मैनेजमेंट में इशू नहीं हो रहा है, इस तरीके से मुझे देखना था। और अलग अलग स्टेट के कल्चरल फेस्ट भी हुआ करते थे जिसमें भी सर मेरा रोल था। हालांकि मैं एक जूनियर लेवल पे थी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरे सीनियर्स सीनियर लेवल पे मैनेज कर रहे थे, तो मुझे उनके साथ सीखने का मौका ज़्यादा मिला सर। मेरा एक्टिव एग्जीक्यूशन में रोल कम था। आप केमिस्ट्री से है, बीएससी ऑनर्स जो आपने की जी है, सर। रेगुलर में और ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है? सर जैसा कि आपने बताया कि एक बीएससी रेगुलर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और या हो सकता है कि इसके अलावा कोई स्टूडेंट और सब्जेक्ट भी ले ले। केमिस्ट्री ऑनर्स में सर पर्टिकुलरली केमिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा होता है, साथ में कुछ छोटे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जाता है। तो फिर आपने एमएससी केमिस्ट्री में क्यों नहीं की 2020 के बाद में? सर 2020 से ही मेरा सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान रहा था, तो मैंने उसके बाद से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, जिस कारण मैंने एमएससी परस्यू नहीं की सर। अच्छा, यूपीएससी भी कर रहे हैं साथ में? जी सर, मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट भी दिया है। क्या सब्जेक्ट रखा वहाँ पे? सर उस समय मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स केमिस्ट्री ऑप्शनल ही था। ऑप्शन था? जी सर। क्या कारण है कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते समय अपना जो एक सब्जेक्ट रखते हैं वो अपना सब्जेक्ट नहीं रख करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये रखते हैं, जबकि उस टेक्निकल बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, फिर इसको क्यों करते हैं वो लोग? सर एक रीज़न जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो मुझे लगता है कि शायद एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव रहा हो सकता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स का सिलेबस काफ़ी लंबा होता है और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ही कम इसका ओवरलैप होता है। जबकि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन तरीके के सब्जेक्ट्स का सर थ्रू आउट पेपर्स में ओवरलैप ज़्यादा होता है। ये इसका कारण स्केलिंग है। सर मुझे लगता है कि ये एक ओवरलैप और सिलेबस के पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। डीयू में और जेएनयू में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट एज सच कोई डिफरेंस मैं इस समय नहीं याद कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। कोई विचारधारा के स्तर पर कोई टैग लगा हुआ हो कि सर जेएनयू इनका है, ऐसे? सर फॉर्मली ऐसा कोई भी डिफरेंस और किसी भी विचारधारा को वहाँ सपोर्ट नहीं किया जाता है। दिल्ली जो है लगातार पोल्यूशन का सेंटर बनता जा रहा है और लगातार चर्चा में है। इस पोल्यूशन के कारण क्या है और आपके हिसाब से उसके निदान क्या होने चाहिए? क्योंकि आप केमिस्ट्री स्टूडेंट भी हैं। जी सर। सर दिल्ली का पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। इसके मल्टीपल रीजंस है।
सर सबसे पहला रीज़न है कि दिल्ली में व्हीकुलर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सर लगभग 80 लाख तक के व्हीकल्स दिल्ली में पाए जाते हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख व्हीकल्स डेली एक्टिव होते हैं रोड्स पे। सर दूसरा इसमें बड़ा रीज़न है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और स्पेशली इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। सर तीसरा इसका रीज़न है वहाँ के आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज़। और सर एक ज्योग्राफिकल रीज़न है कि दिल्ली एक बाउल की तरह है इंडो गैंजेटिक रीजन में होने की वजह से, और ख़ास तौर पे सर्दियों के समय यहाँ पर जो हवाएं हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर्स डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं और पोल्यूशन की प्रॉब्लम और ख़राब हो जाती है। राजस्थान में जो है ना वो विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सुना होगा आपने? जी सर। क्या कारण है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उसके लिए? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया हुआ है राजस्थान यूनियन स्टूडेंट यूनियन के चुनावों पर। उसके कुछ रीजंस जो मैं ध्यान में ला पा रही हूँ अभी, कि स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स एक गुंडागर्दी का फॉर्म ले लिया था उसने, कि पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स को इंडिया की पॉलिटिक्स और आगे की पॉलिटिक्स में आने के अवसर प्रदान करता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लेकिन इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे थे। इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ के इलेक्शंस को अभी नहीं किया जा रहा है। सर मैं इसमें ये सुझाव देना चाहूँगी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए एक लिंगडो कमीशन का गठन किया गया था। उनकी बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। जैसे सर अगर मैं डीयू की बात करूं तो वहाँ पे पैम्पलेट्स लगाना अलाउड नहीं है, हम सिर्फ हैंडमेड पैम्पलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ही जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका एक्सपेंडिचर लिमिटेड होता है सर, लगभग 2000 से 5000 के बीच का एक्सपेंडिचर निर्धारित होता है, ताकि अननेसेसरी मनी और मसल पावर का यूज ना हो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सर। और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन क्यों होने चाहिए? सर यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में स्टूडेंट यूनियन एक ब्रिज की तरह काम करता है स्टूडेंट्स और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। उनका मुख्य रूप से काम होता है कि स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समय रहते एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी उम्मीदें हैं उनको स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए सर। अच्छा, ये हिंदू कॉलेज जहां से आप पढ़े, जी सर। इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? सर हिंदू कॉलेज की स्थापना 1899 में की गई थी और इनकी स्थापना में मुख्य जिन्होंने अपना योगदान दिया था वो है लाला कृष्ण गरवाले जी। और सर उस एक कलकत्ता में भी हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1817 के अंदर। अगर आपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ा हो तैयारी के दौरान। जी सर। पढ़ा होगा जरूर आपने। जी सर। किसने स्टैब्लिश किया था? सर माफी चाहूंगी इस विषय में जानने। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। जी सर, थैंक यू। वो फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज था इंडिया का जो वेस्टर्न एजुकेशन पर आधारित था। जी सर। है ना? अच्छा, पूरी हिस्ट्री में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को आप अपना आदर्श मानती हैं, आइडियल मानती हैं? सर मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर को अपना आइडियल मानती हूँ। क्या सीखने को मिलता है हमसे? सर सबसे पहला हमें उनसे रिजिलियंस सीखने को मिलता है कि उनकी रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक की जो यात्रा है, कि मुझे इससे ये सीखने को मिलता है सर कि अगर हमारे इरादे पक्के हैं, हमारे इंटेंशंस प्योर है और हमारे एक्शंस ऑनेस्ट है तो हमारे कोई भी एम तक हम पहुंच सकते हैं। सर दूसरा ह्यूमिलिटी, कि वो राष्ट्र के प्रेसिडेंट रहे, उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी हमारे देश का एक आम नागरिक उनसे जुड़ाव महसूस करता है। सर तीसरा लीडरशिप की क्वालिटी, कि जब वो कुछ प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे थे, जब वो फेल हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पर ली थी, ना कि अपने टीम के ऊपर डाली। मैं सर से सीखती हूँ कि एक लीडरशिप और एक लीडर का काम सिर्फ आगे चलना नहीं होता, जबकि जब स्थिति गंभीर हो तब उस स्थिति को संभालना होता है। सर ये अच्छा, दो नाम आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आगे चल करके इंडिया की लीडरशिप कर सकते हैं, टॉप लीडरशिप के अंदर पीएम बन सकते हैं, इस टाइप से दो ऐसे व्यक्तित्व जो वर्तमान में हैं और आगे चलकर ऐसा कर सकते हैं।
सर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लेना यस चाहूंगी। यस। स्मिता सबरवाल मैम है, जो तेलंगाना में एक आईएएस ऑफिसर है और अभी वो सेक्रेटरी है चीफ मिनिस्टर सर की। उनके अंदर मैं सारी खूबियां देखती हूँ कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुभव के साथ साथ एक अच्छी प्रधानमंत्री भी रह सकती है। ठीक है, एक नाम बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरा? सर माफी चाहूंगी, दूसरा नाम मैं सोच नहीं पा रही हूँ अभी। अच्छा, जी राम जी अभी चर्चा में है, ये क्या है? सर मनरेगा का जो एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया है और उसका नाम बदल के विकसित भारत जी राम जी नाम रखा गया है। तो कुछ नया क्या है उसके अंदर? सर सबसे पहले उसमें जो मिनिमम गारंटेड डेज का वर्क था वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। सर इसमें दूसरा फंडिंग में बड़ा चेंज लाया गया है कि पहले 90 और 10 रेशियो में फंडिंग थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अभी ये रेशियो मुख्यतः 60-40 कर दिया गया है। सर दूसरा इसमें चेंज लाया गया है, पहले 15 दिन के अंदर उन्हें भुगतान करना होता है सरकार को, लेकिन अब उस अवधि को कम करके 7 दिन कर दिया गया है। साथ ही सर इसमें 60 डेज का मैंडेटरी पॉज पीरियड भी है कि एग्रीकल्चर सीजन में जब पीक हार्वेस्टिंग टाइम हो तो एग्रीकल्चर एरिया में लेबर्स की कमी ना हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 2026 में आप एसडीएम बनने जा रही है इसी वैकेंसी से, जी सर। है ना? 2036 में आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं? एसडीएम आप बन रही हैं। जी सर। और उसके 10 साल बाद आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं? सर मैं एक शब्द में इसको संग्रहित करना चाहूंगी कि 10 साल में मैं अपने आप को माय मैन के रूप में देखती हूँ। क्या मतलब है इसका? सर माय मैन का मतलब मैं ये समझती हूँ कि 10 साल में मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी इतनी निष्ठा और दृढ़ता के साथ की है कि मेरे कार्य क्षेत्र के लोग मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें मुझ तक आने में किसी भी प्रकार की कोई डर या किसी प्रकार की कोई झिझक महसूस नहीं हुई। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए हमेशा खुला रहा और मैंने गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% सैचुरेशन के साथ वहाँ पे उनको इम्प्लीमेंट किया है। साथ ही सर लोग मुझे अपना ऑफिसर मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं। मैं कहूँगी कि ऑफिसर नहीं, अपना मुख्य सेवक मानते हैं। इसे मैं माय महन कहती हूँ। सर नॉन फिक्शनल बुक्स कौन कौन सी पढ़ी आपने? सर अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, बिकमिंग सुपरनैचुरल, जॉय डिस्पेंजा सर की है। सर उससे पहले मैंने 4 अग्रीमेंट पढ़ी थी। सर काफ़ी समय पहले मैंने इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी थी। सर उससे भी पहले मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है। वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सर वो योगानंद परमहंस जी की है, उनके बारे में है। सर उसके पहले मैंने द माउंटेन इज यू, मैंने ये किताब पढ़ी। अच्छा, अभी आजकल जो है ना बच्चों में रीडिंग हैबिट ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, लेकिन आप जो है वो रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो। जी क्या लगता है आपको रीजन इसके पीछे कि बच्चे क्यों पढ़ना छोड़ चुके हैं? सर 2-3 रीजंस मेरे ध्यान में आ रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मैं मानती हूँ कि मोबाइल का एक्सेस यूज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन का लेवल कम होता है। हमें कंसंट्रेट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आजकल बच्चों में छोटी उम्र से ही मोबाइल यूज़ के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एक रीज़न है कि वो कम होता जा रहा है सर। और दूसरा रीज़न ये देखने को मिलता है कि अब पढ़ाई में इतने सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं कि बच्चों के पास कहीं ना कहीं टाइम भी नहीं बचता होगा कि वो एक्स्ट्रा अपने एकेडमिक्स से हट के एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ सके। और सर तीसरा तो रुचि का विषय है, हो सकता है उन्हें किसी और चीज़ में रुचि हो और बुक्स पढ़ने में रुचि ना हो। क्या मान लो जैसे ऐसा कर दें कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया कि उसने 16 साल एक है ना एज बना दी कि उसके नीचे वाले बच्चे देखेंगे नहीं, जैसे हमने वोट देने के लिए एज बना रखी है कुछ ना कुछ। जी तो इस तरह से क्या इसका कोई लाइन नहीं बना दें हम कि 21 साल से कम के बच्चे या 15 साल से कम के बच्चे मोबाइल देखेंगे नहीं कभी, तो शायद ये हैबिट डेवलप हो जाए, रीडिंग हैबिट। सर पूरी तरीके से बैन लगाना सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों की पढ़ाई में मदद भी काफ़ी मिल रही है। पहले जो गांव स्तर के बच्चे, जो ढाणियों में बच्चे थे,
वो मुख्य धारा और मुख्य शिक्षा की धारा से कटे हुए थे। आजकल हम देख सकते हैं कि वहाँ भी शिक्षा पहुँच रही है। तो इस तरीके से तो जो शहरी बच्चे हैं या जिन बच्चों को एक्सेस है, उनसे ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। सर, हम इसमें रेगुलेशन कर सकते हैं कि जो भी 16 साल की एज है, वहाँ हम कुछ कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक कंटेंट क्यूरेशन के फॉर्मेट पे काम कर सकती है कि जो एडल्ट कंटेंट है, जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, उस पे पेरेंट लॉक लग सकता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के देने के बाद ही वो लॉक खुलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सर, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक पॉजिटिव स्टेट में आता है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इस समय बहुत ज्यादा पोल्यूशन के लिए फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि सारे तो नहीं है। जी सर। कुछ जो है वो कौन कौन से? सर, दो बड़े सबसे पोल्यूटेंट जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के पोल्यूशन पे भी बात हुई थी, PM 2.5 और PM 10, ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने। सर, इसके साथ पोल्यूशन में मिथेन भी एक पोल्यूशन का कारक माना जाता है। अच्छा, अमेरिका कहता है कि भारत में जो भैंस रहती हैं, गाय भैंस रहती हैं, वो जब जुगाली करती हैं, जुगाली जानते हो ना? जी सर। उसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है। ये कहां तक सच्चाई है? सर, मैं माफी चाहूंगी, मैं इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये बात तो सच है कि इंडिया मीथेन का बड़ा प्रोड्यूसर है। जी सर। लेकिन क्या उसके पीछे रीजन यही है या कुछ और भी हो सकता है? नहीं सर, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। क्या? जैसे बताया कि लाइफ स्टॉक से डेफिनेटली मीथेन रिलीज होती है, लेकिन सर मैं जुगाली के विषय में श्योर नहीं हूँ कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है। सर, एग्रीकल्चर जैसे राइस प्रोडक्शन में जो पानी भरा होता है, वहां पर भी मीथेन का रिलीज ज्यादा होता है। सर, अभी मैं इतने सोर्सेज ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। जैसे एयर प्यूरिफायर जो होता है ना, वो किस तरह से माइक्रो पोल्यूटेंट्स को बाहर निकालता है? उसका कौन सा प्रिंसिपल इस तरह से काम करता है उसमें? माफी चाहूंगी सर, इस विषय में मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जब एयर प्यूरिफायर जो है ना, वो एसेंशियल चीजें बन चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट उन पर GST क्यों लगा रही है? तो गवर्नमेंट को GST लगानी चाहिए एयर प्यूरिफायर पर, नहीं लगानी चाहिए? सर, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर हम GST हटा भी दे, फिर भी एयर प्यूरिफायर्स की प्राइसेस हाई रहेंगी। तो जो एक रिच कम्युनिटी है, वो तो इनका एक्सेस कर लेंगी, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वहां इनका एक्सेस इंश्योर करना फिर भी हमारे लिए मुश्किल होगा। सर, तो सही ये होगा कि हम पोल्यूशन पे काम करें, हम उसके मिटिगेशन पे काम करें। तो आप कुछ इनोवेटिव तरीका बताओ पोल्यूशन को रोकने का, जिस पर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ। सर, प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे जो दिल्ली के पोल्यूशन खास तौर पे, उसके जो एक्शंस है वो रिएक्टिव है, और जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, वो तभी काम में आता है जब पोल्यूशन की रेंजेस क्रॉस हो जाती है। उससे हमें एक और चीज ऐड करनी होगी कि हमें थ्रू आउट द ईयर काम करना होगा पोल्यूशन पे। हमें पेड़ वहां लगाने होंगे, साथ ही हमें फेज वाइज क्रमिक रूप से वहां के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को शिफ्ट करना होगा। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो राजस्थान में बढ़ रही है, कुट्टा नाम आ चुका है इसमें। जी सर। राजस्थान में भिवाड़ी का नाम बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुका है, जयपुर का नाम आ ही रहा तो लगातार। जी सर। और इंडिया इस समय शायद 3rd सबसे बड़ा पोल्यूशन वाला कंट्री बन चुका है। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअली ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। जी सर। केवल दिल्ली से मतलब नहीं, राजस्थान में भी है। तो उसके लिए हम क्या करें? कार्बन एमिशन लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज को तो रोक नहीं सकते आप। जी सर। क्या करेंगे? ना व्हीकल्स को रोक सकते आप। सर, इंडस्ट्रीज में कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम कोल से, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी सोर्स करते हैं, उनसे सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, उसकी पेस को इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही सर, हम व्हीकल्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेस को इंक्रीज कर सकते हैं।
इन दोनों तरीके से हम कहीं ना कहीं इन दोनों मुख्य समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन पोल्यूशन एक लंबे समय का ही एक रिजल्ट है, तो इसके निस्तारण में भी एक समय लग सकता है सर। सर आपका केमिस्ट्री ऑनर से 8.75 सीजीपीए है। जी सर। सीजीपीए क्या होता है? सर माफी चाहूंगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसका फुल फॉर्म। कॉमन ग्रेडेड कुछ। क्युमुलेटिव ग्रेड। जी सर। तो एसजीपीए से कैसे डिफरेंट होता है सीजीपीए? सर जो वैल्यूएशन कैसे होती है इसकी? सर जो एसजीपीए होता है वो पर सेमेस्टर वाइज होता है, और जो सीजीपीए होता है वो क्यूमुलेटिव जितने भी सेमेस्टर्स का स्कोर है उससे निकाला जाता है। और सर मैं माफी चाहूंगी, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, आपने लिंगदो समिति का जिक्र किया। जी सर। तो उसकी सिफारिशों में ये भी है कि 5,000 रुपए तक खर्चा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि वो रियल में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये चीज़ें? एक जो स्टूडेंट इलेक्शन होता है हम देख रहे हैं उसमें लाखों करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? या स्टूडेंट इलेक्शन को बंद करना चाहिए या शुरू रखें तो कैसे रखें शुरू? आपके क्या विचार हैं? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लिंगडो कमेटी के रिकमेंडेशन में तो एक निश्चित राशि को निर्धारित किया गया है, लेकिन ये देखने को हमें जरूर मिलता है कि उस राशि से भी अधिक खर्चा होता है। सर इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की कमिटीज की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन हो, सर्विलांस को इंक्रीज किया जाए, और साथ ही जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स अपने आप को उन पद के लिए रख रहे हैं, उनके जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड, उस पर निगरानी रखी जा सकती है सर। ऐसे कोई फेमस लीडर्स के नाम बताओ कुछ जो बहुत उच्च पदों पर पहुंचे हों और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से संबंधित हो। सर निर्मला सीतारमन मैम जो जेएनयू में थे और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रेखा गुप्ता मैम जो अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी और डूसू की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। राजस्थान में सर माफी चाहूंगी, राजस्थान में मुझे स्टूडेंट लीडर जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है उनका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? सर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किया जाता है। उस प्रोसेस को करने में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वो हम रीन्यूएबल एनर्जी से सोर्स करते हैं, ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट ना बने और इमिशन ना हो। इस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। क्या क्या प्रयास किए गए ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा? सर सबसे पहले तो हमारी एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा सर राजस्थान में भी 2000 किलो टन, सर अगर मैं गलत नहीं हूँ इस आंकड़े के बारे में, तो उसका एक टारगेट है। सर इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पे कोशिश की जा रही है, और इसकी जो समस्याएं हैं, जैसे ये एक इन्फ्लेमेबल गैस है, तो इसके स्टोरेज में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है। उस विषय में भी प्रयास किए जा रहे हैं सर। E20 चर्चा में रहता है। जी सर। क्या है E20? सर ये पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्राप्त करने का एक प्रयोग है जो भारत में हो रहा है। तो इसका विरोध किया जा रहा है काफी जगह। जी सर। क्या रीजन है उस विरोध का? सर हनुमानगढ़ में इसका इथेनॉल का सबसे बड़ा प्लांट, वो इथेनॉल प्लांट का वहाँ विरोध किया जा रहा है। E20 का भी विरोध हुआ है, लोगों के द्वारा शिकायत की गई है E20 को लेके, आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में। क्या रीजन था उसका? सर अगर आप परमिशन दे तो मैं एक एजुकेटेड गेस लेना चाहूँ। सर हो सकता है कि इससे इंजन के वर्किंग में कुछ इशू आ रहा होगा, कि वो क्रैकिंग ज्यादा कर रहा होगा, या उसकी इफिशियंसी में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होगी। सर ये गेस मेरी तरफ से है। इसके अलावा सर मैं माफी चाहूँ। क्या बेनिफिट होंगे E20 को इम्प्लीमेंट करने के? सर सबसे पहले तो हमारे पोल्यूशन के विषय में हमें इससे लाभ प्राप्त होगा, जैसे सर भी बता रहे थे कि इससे हमारा जो वेहिकुलर एमिशन है उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आएगी, जैसे सल्फर का एमिशन है, कार्बन का एमिशन है।
और साथ ही सर हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इंपोर्ट बिल में रिडक्शन होगा, क्योंकि इंडिया अभी भी ऑयल और कोल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, उस विषय में भी कमी आएगी सर। एक होती है जेनरिक दवाई, जी सर। एक होती है ब्रांडेड दवाई, जी क्या सर। डिफरेंस होता है इनमें? सर जो ब्रांडेड और ओरिजिनल मेडिसिन होती है उनका पेटेंट किया हुआ होता है, वो उनका ओरिजिनल इन्वेंशन होता है जिस भी कंपनी का होता है। सर जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो उन मेडिसिन में कुछ चेंजेस लाके बनाई जाती है जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद एक पब्लिक वेलफेयर के कंसर्न के साथ जेनरिक मेडिसिन को बनाया जाता है। तो क्वालिटी, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम हो गया, क्वालिटी में कोई फर्क होता है क्या कि उसका असर कम हो रहा है, उसका ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? सर उसके एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो सेम होते हैं, तो उसका जो मेन इम्पैक्ट है किसी भी डिजीज का, वहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे। सर हो भी सकता होगा तो ये 5% 7% के आसपास होगा, ज़्यादा नहीं होगा सर। पॉल्यूशन से रिलेटेड ग्रेप चर्चा में रहता है, जी सर। ये क्या है? सर ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के रीजन में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इसमें स्टेप वाइज मैनर में एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे अगर 100 से 200 की रेंज का AQI इंडेक्स है तो सबसे पहले वहाँ पे पानी को छिड़का जाएगा रोड्स पे। सर अगर उससे और अधिक गंभीर स्थिति बनती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे थोड़ी कमी लाई जाएगी और व्हीकल्स के मूवमेंट पे कंट्रोल लाया जाएगा, जैसे ऑड इवन की पॉलिसी है दिल्ली में। और सर अगर और कंडीशंस खराब होती है तो स्कूल्स में बच्चों को छुट्टियां इन अ वे कि स्कूल्स नहीं जाते हैं, वो घर से या फिर उनकी उस टाइम में छुट्टियां होती है। ये रूम में एक बार आप सारी फोटोज देख लो। जी सर। क्या कमी नजर आ रही है? सर कोई भी फीमेल लीडर का फोटो नहीं है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ से एक तस्वीर हटाने के लिए कहा जाता है, उसकी जगह किसी फीमेल की फोटो लगाने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आप कौन सी हटाएंगे और कुछ किसकी फोटो लगाएंगे? स्पेस इतना ही है, स्पेस ही। एक को हटाना, एक को लगाना। सर सारे ही महापुरुषों की जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इतने बड़े हैं कि मैं फोटो हटाना जरूरी है, फोटो हटाना, और एक लगाना भी जरूरी है। कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, उसमें हस्बैंड की हटा के वाइफ की लगा सकते हैं। सॉरी सर, मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं किन महापुरुष की तस्वीर हटाऊं, लेकिन मेरे ध्यान में जरूर है कि मुझे किन की लगानी है। अच्छा, किसकी लगाना चाहोगे? सर मैं मीराबाई की लगाना चाहती हूँ। क्या योगदान रहा उनका? सर मीराबाई का योगदान की बात करें तो मल्टीपल एरियाज में योगदान था। हालांकि देखने को लग सकता है कि वो सिर्फ एक भक्त थी, लेकिन उस समय पे पर्दा प्रथा और विधवा होने के पश्चात जो घर से निकलने पे उन पे रोक थी, उन सारी चीजों को उन्होंने विरोध किया। और उस समय पे इस तरीके का विरोध करना मेरे लिए एक सही मायने में विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। सर दूसरा, उन्होंने एक तरीके से जाति प्रथा का भी विरोध किया कि जो उनके गुरु थे रैदास जी, उनको माना जाता था कि वो एक, लोगों का कहना था कि वो निचली जाति के इंसान है, तो उनके साथ आप क्यों बैठते हो। तब उनका कहना था कि गुरु और शिष्य और मनुष्य में कोई जाति नहीं होती, सब भगवान की ही है। साथ ही सर उनका जो डिवोशन था, उन्होंने जिस काम को चुना था उसके प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन और अपना सारा टाइम। सर इस कारण मैं सोचती हूँ कि वो विमेन एम्पावरमेंट, वो इक्वालिटी और हमारे भारतीय संस्कृति का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। क्या आप चाहोगे आपकी बेटी कल को मीराबाई बने? जी सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं खुश होंगी अगर मेरी बेटी मीराबाई उस तरह सन्यासिन बन जाए, मंदिरों में जाए, साधु सन्यासियों से मिले, चाहोगे आप ऐसा?
जी सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक वयस्क होने के बाद मैं उनकी चॉइस का सम्मान करूंगी कि वो अपने जीवन में क्या चूज करती है। उससे पहले मेरी भूमिका सर इतनी रहेगी कि मैं उन्हें उनमें इतनी कैपेबिलिटी जागृत करूं कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। ठीक है, पहला चरण आपका यही समाप्त होता है। अभी 2 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।